जय हिंद। स्वागत है आपके इस खूबसूरत से चैनल डिफरेंशियल क्लासेस में। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि 45 डेज में हम लोग क्लास 10th बोर्ड का जो साइंस का जो लेक्चर है और मैथमेटिक्स का जो लेक्चर है हम ये कवर करके देंगे। और जैसा कि ये वादा किया गया था कि इस 45 दिन के अंदर हम आपका जो बोर्ड है जीरो से लेके हीरो तक आपको पहुंचाएंगे और एक हीरो बना के भेजेंगे। तो उसी आरंभ बैच से आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं फिजिक्स का पहला लेक्चर। मैं हूं यशवंत दुबे और इसी खूबसूरती के साथ हम लोग पहले लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ी सी बात बता देता हूं, जैसे कि लाइट में हम पढ़ेंगे क्या। जैसे कि लाइट में जो पढ़ना है हमें वो पढ़ना है क्या है कि लाइट सर बनी किसकी हुई है, आखिर लाइट का नेचर क्या है, लाइट में कौन सी नेचुरल फिनोमिना होती है, प्लस डुअलिटी नेचर ऑफ लाइट के भी बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा इंट्रो लेंगे डुअलिटी नेचर ऑफ लाइट में एंड रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, आप इसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, सवाल क्या है? सवाल यह है कि बच्चों लाइट जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में ही क्यों मूव करता है। हम तो पढ़ते हुए आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो लाइट है हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, मगर उसके पीछे का कारण क्या है कि सर लाइट जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसी एक खूबसूरती सवाल पे ही हम अपनी स्लाइड नंबर 1 की तरफ बढ़ेंगे और स्टार्ट करते हैं लाइट के खूबसूरत से डिफिनेशन के साथ। ठीक है, तो बच्चों लाइट का जो डिफिनेशन है, जो ये कहता है लाइट के बारे में, ये कहता है कि सर जो लाइट है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट। यानी कि सर जो लाइट होता है वो एक एनर्जी का फॉर्म है। मगर एक दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि सर ये फॉर्म ऑफ एनर्जी आपने बोला, लेकिन ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो है कौन, आखिर इस फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस फॉर्म ऑफ एनर्जी को सबसे पहले, या फिर मैं कहूं जो एक वर्ड जो कॉइन किया गया है इस फॉर्म ऑफ एनर्जी को लेकर, वो है फोटॉन। क्या है? फोटॉन है। अच्छा, इसको सबसे पहले कौन कहा था? प्लैंक्स ने बताया था कि सर जो लाइट होता है वो फोटॉन की बनी हुई है। और इसी को आगे मॉडिफाई करते हुए ये बताया गया है कि सर जो लाइट की जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटॉन बोलते हैं। ठीक है, फोटॉन बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है E इक्वल टू एच न्यू। न्यू क्या होता है? हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। एच हमारा क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। और ई हमारा क्या है? यही तो है लाइट एनर्जी, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों? फोटॉन बोल रहे हैं। ठीक है, यानी कि लाइट क्या है? हमारा फॉर्म ऑफ एनर्जी है और उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं? फोटॉन बोल रहे हैं। दूसरी बात, अच्छा इसमें एक और चीज बात कर रहा है कि सर विच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट। यानी कि विद द हेल्प ऑफ लाइट हम क्या करते हैं? चीजों को देख पाते हैं। यानी कि लाइट के प्रेजेंस में ही हम क्या करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। मगर सर आखिर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अगर लाइट का इतना होना जरूरी है, अगर लाइट के ही प्रेजेंस में हम लोग देख पा रहे हैं, तो एक बात बताइए कि हमारा स्पेस डार्क क्यों दिखाई देता है? क्योंकि लाइट तो होती है वो सन से आ रही है हमारे अर्थ के पास। ठीक है, तो अर्थ में तो सारी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रही है, लेकिन जो सन से और अर्थ के बीच में जो खाली जगह जो बच रहा है, जो मिल रहा है, जैसे हम लोग स्पेस कह रहे हैं, वो स्पेस क्यों नहीं दिखाई देती? जब कोई एक एस्ट्रोनॉट जब जाता है तो उसको स्पेस डार्क क्यों दिखाई देता है? ठीक है, तो बच्चों इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे कारण है रिफ्लेक्शन। यानी कि लाइट में एक नेचुरल फिनोमिना है रिफ्लेक्शन, और इसी रिफ्लेक्शन के ही वजह से हम क्या करते हैं? लाइट के ही वजह से हम ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। यानी कि रिफ्लेक्शन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सिर्फ लाइट नहीं, लाइट का नेचुरल फिनोमिना रिफ्लेक्शन भी होना जरूरी है। अगर रिफ्लेक्शन ना हो तो हम नहीं देख पाएंगे। यानी कि लाइट का होना तो है ही, जरूरी है ही हमारे लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, मगर रिफ्लेक्शन का भी होना जरूरी है। रिफ्लेक्शन ना हो तो हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो इसके पीछे का जो प्रिंसिपल है, किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है और किस तरीके से ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पाते हैं, हम अगली वाले स्लाइड में हम लोग जरूर देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी के लिए इस स्लाइड के अनुसार
लाइट जो होता है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है और इस लाइट के हेल्प की वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, तो समझ गए प्यारे बच्चों, है ना? ठीक, अब हम लोग चलेंगे अपने अगले स्लाइड की तरफ और इसमें देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट के बारे में। क्या देखेंगे हम लोग? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, आखिर लाइट की क्या प्रॉपर्टी होती है, लाइट की जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, किस तरीके से कौन कौन सी प्रॉपर्टी, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी वो शो करती है लाइट। तो जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है बच्चों, उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी कि लाइट जो होता है वो उसके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, मगर एक क्वेश्चन आ जाता है दिमाग में कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, आखिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस बेसिस पे कहते हैं, आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बना किस चीज से है। तो बच्चों इसका जवाब यह है कि सर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है वो चार्ज पार्टिकल्स के बने होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स के बने होते हैं। ठीक है, और ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, ये चार्ज पार्टिकल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, वो भी परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, मान लेते हैं ऊपर की मतलब वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। ठीक है, और हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अगर जेड एक्सिस के डायरेक्शन में है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, या फिर इसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों क्या करते हैं, परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हैं और जो रेडिएशन होता है, जो इसका प्रोपोगेशन होता है, उसकी प्रोपोगेशन की डायरेक्शन एक्स एक्सिस में होती है। यानी कि जो लाइट होती है ना वो कुछ इस तरीके से प्रोपोगेट करती है। सपोज करते हैं बच्चा ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है। तो जो लाइट है वो प्रोपोगेट इस डायरेक्शन में कर रही है कि इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो इस प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हैं। ठीक है, और इस पूरे कंबाइंड सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और जो लाइट होता है इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ही पार्ट होता है। ठीक है, जैसे कि आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एक्सरे पढ़े होंगे, माइक्रोवेव पढ़े होंगे, आप गामा रेस पढ़े होंगे। ठीक है, ठीक है, इंफ्रारेड के बारे में पढ़े होंगे। उसी बीच में आता है आपका विजुअल रे जो 400 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर के रेंज में लाइज करता है। उसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर के रेंज में लाइज करता है, उसको हम बोलते हैं विजुअल लाइट। और ये विजुअल लाइट किसका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है। और ये किससे बने होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बने होते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपनी दूसरी प्रॉपर्टीज पे। दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों क्या है, ट्रांसवर्स वेव। यानी कि जो लाइट होता है वो एक ट्रांसवर्स वेव होता है। ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या होता है कि जो लाइट के जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, वो पार्टिकल्स प्रोपोगेशन ऑफ लाइट के परपेंडिकुलरली होंगे। जैसे अभी हमने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये जो प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलरली जो ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें ट्रांसवर्स वेव में वही होता है। जो लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक सीधी डायरेक्शन में अगर चल रही है तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कर रहे होंगे बच्चे, ऑसिलेट कर रहे होंगे। अच्छा, वो पार्टिकल्स कौन से होंगे, पार्टिकल्स मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि लाइट जो होता है वो एक ट्रांसवर्स वेव का प्रॉपर्टीज रखता है। अगली बात करते हैं सर वेव लेंथ की। वेव लेंथ क्या होता है, ये तो पता है बच्चों, वेवलेंथ क्या होता है, क्लास 9th वाले चैप्टर में पढ़े होंगे, साउंड वाले चैप्टर में, कि अगर हमारे पास कोई एक सिनोसाइडल ग्राफ है, ठीक है, कोई भी ग्राफ इस तरीके से है, तो जो क्रेस्ट होता है, दो क्रेस्ट के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। दो क्रेस्ट के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। अच्छा, दूसरी बात, जब हम लोग बात करें प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज में वेवलेंथ का क्या रिलेशन है, तो जब भी बच्चा लाइट जब एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जब जाती है, सपोज कहते हैं जो लाइट है वो एयर से वाटर में मूव कर रही है, तो उस लाइट की वेवलेंथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये भी इसकी क्या हो जाती है, प्रॉपर्टीज होती है। अगली बात करते हैं सर रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है,
बच्चों ये भी लाइट की क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, नेचुरल फिनोमिना होती है कि लाइट जो होता है वो रिफ्रैक्ट करता है, यानी कि लाइट की स्पीड क्या होती है, जब दूसरे मीडियम में जाती है तो चेंज हो जाती है। अगली बात करते हैं सर, जो लाइट जो होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता है। स्ट्रेट लाइन में मूव करने का मतलब ये हुआ कि ये जो लाइट है, अगर लाइट के सामने हमने क्या किया, एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, अगर एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया तो हमें इसके पीछे, इस ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे एक शैडो बन के दिखाई देगा, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट शैडो बनता है, तो जिससे यह बताया जाता है कि सर जो लाइट होता है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ठीक है। अगली बात, वैक्यूम। अच्छा, लाइट जो होती है उसकी जो स्पीड होती है वैक्यूम में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बच्चा ये अप्रोक्स वैल्यू है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतनी इसकी स्पीड होती है। और इसके पास प्रॉपर्टीज क्या है, वैक्यूम के प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि जो लाइट होता है ना, उसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है प्रोपोगेट करने के लिए। जैसे साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, बट लाइट के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। ये लाइट जो होता है वो वैक्यूम में भी क्या कर लेता है, ट्रेवल कर लेता है, प्रोपोगेट कर लेता है, ठीक है। ये भी इसकी क्या हो जाती है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी में आ जाता है, ठीक। और जो लास्ट जो इसकी प्रॉपर्टी जो बताया जा रहा है वो है वेव पार्टिकल डुअलिटी, यानी कि लाइट जो होता है ना वो डुअल नेचर का रखता है। डुअल नेचर मतलब इसके पास वेव नेचर भी होता है एंड पार्टिकल नेचर भी होता है, यानी कि ये दोनों नेचर को शो करता है लाइट, ठीक है। इसीलिए इसकी जो प्रॉपर्टी है वो डुअलिटी वाली प्रॉपर्टी है, वेव पार्टिकल डुअलिटी, ठीक है। अच्छा, यहां पे जब हमने इस लेक्चर को स्टार्ट कर रहे थे तो एक क्वेश्चन पूछा था बच्चों कि व्हाई लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सोचो कि आखिर जो लाइट होता है वो स्ट्रेट लाइन में ही क्यों मूव करता है, रीजन क्या है। क्योंकि अब तक हमने ये पढ़ा कि सर यहाँ पे जो शैडो कास्ट कर रहा है इससे थ्रू पता चल जा रहा है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, मगर रीजन क्या है, आखिर उसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है कि सर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है। अगर इसका आपको जवाब पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पॉज करके, ये नहीं कि मेरा सोल्यूशन सुन के फिर बताना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि लाइट जो होता है वो क्यों स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। क्रिकेट आप खेलते होगे, ठीक है, तो क्रिकेट अगर आप खेलते हो, अगर नहीं भी खेलते हो तो आप क्या कीजिएगा, एक बॉल लीजिएगा, ठीक है, और उस बॉल को क्या कीजिएगा, खूब तेज से, जितनी आपकी स्पीड होगी थ्रो करने की, उस बॉल को थ्रो कीजिएगा। अगर आप उस बॉल को थ्रो करेंगे, ठीक है, अगर उस बॉल को आप थ्रो करते हो अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये जो थ्रो करेंगे उसकी कुछ वेलोसिटी v होगी, उस वेलोसिटी से थ्रो किया तो देखेंगे कि सर ये जो बॉल है ना कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के बाद एक कर्व पाथ को कवर करेगी, ठीक है। ये आपने किया और इसी कर्व पाथ कुछ इस तरीके से दिखाया, ठीक। अगर इसी तरीके से सपोज करते हैं कि आपका मित्र है वो थोड़ा सा आपसे ज्यादा तगड़ा है, ठीक है, उसने क्या किया, इसी बॉल को v वेलोसिटी से थ्रो तो किया, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या होगी, थोड़ी सी मैक्सिमम हो गई, और मैक्सिमम होने से इसका जो कर्वेचर था वो कुछ ऐसे बन गया, ठीक है, इतना कर्वेचर बन गया। इसी तरीके से एक और मित्र आए आपके पास और वो कहे कि मैं भी थ्रो करूंगा, उन्होंने क्या किया, इसकी वेलोसिटी और बढ़ा दिया और इसको थ्रो किया, इस तरीके से मूव किया, लाइट इस तरीके से बॉल क्या हुआ, मूव किया, और इसका जो कर्वेचर बना फर्स्ट वाले कर्वेचर से थोड़ा सा क्या हुआ, कम बना। इसने क्या, थोड़ी सी इसकी कर्वेचर बढ़ते हुए गई। यहां पे इसकी जो स्ट्रेट लाइन की बात करूंगा तो थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन को पास कर रहा है, लेकिन जरा इमेजिनेशन कीजिए कि कोई आ गया ऐसा इंसान, हालांकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं कोई इंसान आ जाए, मगर ऐसा सोचिए, इमेजिनेशन कीजिए कि आपने क्या किया, आपने इसको v जो है लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हिसाब से थ्रो कर दिया। इस बॉल को 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हिसाब से आपने क्या कर दिया, थ्रो कर दिया। अगर आप इतनी स्पीड से अगर आप थ्रो कर देंगे तब क्या होगा, तब इसकी जो कर्वेचर होगी कुछ इस तरीके से जाएगी, बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन में जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए बच्चा जो कहा जाता है कि जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, क्योंकि ये माना जाता है कि इस पूरे यूनिवर्स में
इस पूरे यूनिवर्स में स्पीड ऑफ लाइट से कोई भी ज्यादा मूव नहीं कर सकता, यानी कि ये मैक्सिमम स्पीड होती है। ठीक है, पूरे इस क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार लाइट की जो मैक्सिमम स्पीड या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इस स्पीड से सिर्फ एक ही चीज मूव कर सकता है, वो है लाइट। इसीलिए जो लाइट होता है बच्चों वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता है। ठीक है, समझ रहे हो बच्चों, समझ रहे हो कि नहीं? जैसे अगर मैं बात करता हूं कि सर इसकी थोड़ी सी एक हिंट बताइए कि लाइट के रिस्पेक्ट में, तो आप देखते हो कि रिफ्रैक्शन वाले केस में जब भी लाइट रेज रेयरर से जब डेंसर की तरफ जाता है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाता है। ठीक है, क्यों बेंड हो जाता है? उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो जब सोचिएगा अगर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हिसाब से मूव करोगे, उसकी स्पीड को हमने क्या कर दिया? कम कर दिया। तो जाहिर सी बात है सर वो स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव करेगा, वो एक कर्व वाला पाथ कवर कर लेगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है बच्चों कि जो लाइट होता है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब चलते हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पढ़ेंगे लाइट के बारे में। सर इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, और वो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है बच्चों कि जो लाइट होता है वो कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। ठीक है, वो एक सिग्नल के थ्रू यूज किया जाता है। आपके घरों में जो वाईफाई है, जो इससे आप ये जो आप हमारा ऑनलाइन लेक्चर जो देख रहे हो, जो भी ऑफलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर जो आप देख रहे हो, ठीक है, जाहिर सी बात है या तो यूट्यूब के थ्रू, जाहिर सी बात है आप वाईफाई के थ्रू या फिर डायरेक्ट इंटरनेट के थ्रू देख रहे होंगे। तो लेकिन जरा सोचे जो वाईफाई के थ्रू जो देख रहे होंगे तो वहां पे एक केबल लगा होगा। ठीक है, वाईफाई वाली एक केबल लगी होगी। वो जो केबल होती है ना वो एक ऑप्टिकल फाइबर की बनी होती है। किसकी बनी होती है बच्चों? ऑप्टिकल फाइबर की बनी होती है। और ये ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ये क्या करता है? लाइट को प्रोपोगेट कराने का काम करता है, और इसमें जब लाइट जो मूव करती है तो उसकी इंटेंसिटी को बहुत ही मिनिमाइज कर देता है, यानी कि उसकी इंटेंसिटी घटने नहीं देता है, उसकी इंटेंसिटी घटती नहीं है। तो हमारा जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ लाइट होता है, वो किस में यूज होता है बच्चों? ऑप्टिकल फाइबर में यूज होता है। ठीक है, ठीक है, ये क्या करता है? ऑप्टिकल फाइबर हैव बीन डिजाइन टू ट्रांसमिट लाइट सिग्नल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट लॉस ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, विदाउट लॉस ऑफ इंटेंसिटी थ्रू हम ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हम लाइट को क्या कर सकते हैं? मूव करा सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई सर इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, है ना। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक, अगला स्लाइड क्या है हमारा? नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, क्या है हमारा? नेचर ऑफ लाइट। और इस नेचर ऑफ लाइट में, ठीक है, यानी कि इस नेचर ऑफ लाइट में डुअलिटी की बात की गई है कि सर लाइट जो होता है वो डुअल नेचर की होती है। मगर इस डुअल नेचर, ये जो कॉन्सेप्ट आया है ये 20th सेंचुरी में आया है। ठीक है, 20th सेंचुरी में आया है, लेकिन अभी 20th सेंचुरी को बाद में देखा जाए, पहले हम लोग चलते हैं किसमें? 17th सेंचुरी में, या फिर मैं कहूं 16th सेंचुरी में चलते हैं। ठीक है, 17 नहीं, अभी 16th सेंचुरी में चलते हैं। तो 16th सेंचुरी के ही आसपास लगभग हमारे पास दो साइंटिस्ट आ जाते हैं, और इन दोनों साइंटिस्ट के बीच में एक बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्शन आ जाता है। किसको? लाइट को लेकर, कि जो लाइट होता है, ठीक है, इनका कहना है कि लाइट जो होता है वो पार्टिकल नेचर होता है, और इन साइंटिस्ट के थ्रू कहना है कि जो लाइट होता है वो वेव नेचर का होता है। अच्छा, ये कौन है? फिगर के थ्रू देख सकते हैं कि अगर ये एप्पल लिए हुए हैं तो आप समझ गए होंगे कि एप्पल वाले साइंटिस्ट कौन है। तो ये वाले हैं हमारे सर न्यूटन। ठीक है, और न्यूटन जी के अनुसार उन्होंने अपनी लाइट की थ्योरी दिए थे लगभग 16th सेंचुरी में, आपका लगभग 1628 के आसपास या उसी के आसपास में चलेंगे। तो उसी समय में उन्होंने बताया, एक थ्योरी दिया जिसका नाम था कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। और इस कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट के अनुसार उन्होंने क्या बताया कि सर जो लाइट होता है ना वो पार्टिकल्स का बना होता है। लाइट जो होती है वो पार्टिकल्स होती है। लाइट में ना कण आते हैं। लाइट में जब लाइट इमिट होती है उसमें एटम्स निकलते हैं। ठीक है, एक एटम्स का बम्बार्डमेंट होता है। जब हमारी आंखों में आते थे बम्बार्डमेंट होता है एटम्स का। ठीक है, ये होता है लाइट। लाइट क्या है बच्चों? पार्टिकल्स का बना होता है। ये कौन बताया? न्यूटन जी ने बताया। ठीक है, उसी के आसपास लगभग 40 इयर्स के बाद लगभग आते हैं
हमारे अगले साइंटिस्ट जिनका नाम है हाइगेन, ठीक है, क्या नाम है इनका, हाइगेन, ठीक है। और ये हाइगेन जी के अनुसार इन्होंने कहा कि भैया जो लाइट होता है ना वो पार्टिकल्स का नहीं बना होता है, लाइट जो होता है वो एक वेव होता है, ठीक है। लाइट क्या होता है, एक वेव होता है। और इन्हीं दोनों साइंटिस्ट के बीच में, ठीक है, एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्शन आ गया कि लाइट को हम पार्टिकल में रखें या फिर हम वेव में रखें, आखिर किस नेचर में रखा जाए। यही बहुत बड़ा कंफ्यूजन आ गया कि वेव है कि पार्टिकल्स है, ठीक है। अच्छा, वेव और पार्टिकल को ये 16वीं सेंचुरी में तो मार चली रही थी कि वेव में लेके चला जाए कि पार्टिकल में लेके चला जाए। जो क्लासिकल फिजिक्स, जो न्यूटन जी को मानने वाले थे, उनका कहना था कि भैया लाइट जो होता है वो पार्टिकल का बना हुआ है। जो हाइगेन के मानने वाले थे, ठीक है, उनका कहना था कि जो लाइट होता है वो वेव का बना हुआ है, ठीक है। धीरे धीरे 16वीं सेंचुरी बीतता है, 17वीं सेंचुरी आता है, 17वीं सेंचुरी, 18वीं सेंचुरी, इसी में आते हैं आपके अलग अलग साइंटिस्ट, जैसे कि वेव नेचर को आते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू, थॉमस यंग आते हैं और इस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव करते हैं कि जो लाइट होता है वो वेव नेचर का होता है। प्लस इसी तरह तरीके से 19वीं सेंचुरी आसपास की बात करूं, 20वीं सेंचुरी में आइंस्टाइन जी आते हैं, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू ये प्रूव करते हैं लाइट जो होता है वो पार्टिकल नेचर का होता है। और इस तरीके से अंत में इन दोनों बातों को लेकर और जितनी भी सारी बीच में जो भी 16, 17, 18 सेंचुरी में जो भी बातें चल रही थी, इसका एक कंक्लूजन लेके आ जाता है और ये बताया जाता है कि लाइट जो होता है वो डुअल नेचर का होता है, लाइट के पास दोनों नेचर होते हैं, ठीक है। अब चलते हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ और इसमें देखेंगे कि नेचर ऑफ लाइट में ही कि किस तरीके से हम नेचर ऑफ लाइट को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे कह रहा है कि सर लाइट इज इमिटेड एंड एब्जॉर्ब एज पार्टिकल, ठीक है। लाइट जो होता है वो इमिट होता है एंड एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। लाइट जो होता है इमिटेड एंड एब्जॉर्ब एज अ पार्टिकल, यानी कि लाइट जो इमिट करता है या फिर जो एब्जॉर्ब लाइट होता है वो किस तरीके से होता है, वो एक पार्टिकल के थ्रू होता है। और इसी का नाम क्या रखा गया है, फोटॉन्स रखा गया है, ठीक है। इसी का नाम क्या रखा गया है, फोटॉन्स रखा गया है। फोटॉन्स के बारे में बच्चों कंफ्यूजन नहीं होना है, फोटॉन्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, थोड़ी सी चीजें जानकारी लेंगे। एंड दूसरी बात कह रहा है कि सर जो लाइट होता है ना वो जब प्रोपोगेट करता है, तो जब वो प्रोपोगेट करता है तो उसके पास जो नेचर आती है वो वेव नेचर की आती है, ठीक है। क्यों, ठीक है, जैसे यहां बताया गया बिकॉज इट हैज टेंडेंसी टू बेंड अराउंड ए स्मॉल ओपेक सरफेस। एक स्मॉल ओपेक सरफेस के कॉर्नर से क्या होती है, लाइट बेंड हो जाती है, जिसके थ्रू बताया जाता है कि लाइट जो होता है वो एक वेव नेचर का भी होता है, ठीक है। यानी कि लाइट जब एमिट करता हो या फिर एब्जॉर्ब होता है तो ये एज अ पार्टिकल्स होता है, और जब लाइट जब प्रोपोगेट करता है, मूव करता है, तो वो एज अ वेव की तरह बिहेव करता है। क्योंकि आपको पता है कि वैक्यूम में कोई भी मीडियम नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं है, फिर भी लाइट जो होता है वो सन से हमारे अर्थ के पास आ जा रही है। वो कैसे आ जा रही है, वेव के ही थ्रू तो आ रही है, अगर पार्टिकल होता तो नहीं आ पाता है। इस मीन्स दैट कि जो लाइट है वो डुअल नेचर का होता है, उसके पास वेव और पार्टिकल्स। इसका मतलब ये है कि जिसको जो मानना है वो मान ले। जो लाइट को मानता है कि भैया लाइट पार्टिकल है तो पार्टिकल की तरफ बिहेव करता है, और जो मान लेता है कि भैया लाइट जो वेव होता है वो वेव की तरफ प्रोपोगेट करता है, वेव की तरफ बिहेव करता है, ठीक है। ये मानने वाले के ऊपर है, ठीक है। वो कहावत नहीं है कि एक पत्थर है, ठीक है, तो कुछ इंसान उसी पत्थर को देख के मूर्ति बना के भगवान की तरफ पूछते हैं और उसी पत्थर को लोग एक ठुकरा देते हैं। तो बात मानने की है, हम मान किसको रहे हैं, हम किसको मानते हैं। अगर मानेंगे तो हमारे लिए भगवान है, नहीं मानेंगे तो क्या है, पत्थर मूर्ति हो जाएगा। तो वही बात है लाइट को भी लेकर। लाइट क्या है बच्चों, जो मानने के वाले ऊपर डिपेंड करता है। लाइट जो होता है वो फोटॉन, यानी कि लाइट जो होता है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है, और लाइट को अगर हमें वेव की तरह ट्रीट करना है तो लाइट हमारा वेव नेचर भी शो करता है, ठीक है। अब हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं, ठीक। और इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से वो वेव और पार्टिकल की तरह शो कर रहा है, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे वो किस तरीके से वेव एंड पार्टिकल्स की तरह शो करता है। जैसे कि यहां पे देखा जा रहा है कि हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, ये हमारे पास सोर्स है लाइट का, ठीक है। और इसमें देखा जा रहा है कि देखिए जब हमने लाइट को क्या माना, जैसे हमने कहा कि मानने वाले के ऊपर निर्भर करता है।
जब हमने लाइट को क्या माना, लाइट को जब हमने माना पार्टिकल, जब हमने लाइट को पार्टिकल माना तो देखा कि लाइट जो होता है वो अपने सोर्स से एक पार्टिकल की तरह मूव कर रही है, एक पार्टिकल की तरह मूव कर रही है, ठीक है। और इसके सामने जैसे हमने बैरियर लगा के रख दिया तो हमें पता है कि भैया जो पार्टिकल्स होता है ना वो बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता है, ठीक है। कोई भी, अगर हम भी इंसान है, हम भी क्या एक पार्टिकल है, आप भी क्या हो पार्टिकल, कोई भी चीज अगर पार्टिकल है, अगर उसके सामने कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो उसको क्रॉस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे भी है, जो मान रहे थे कि लाइट जो होता है वो पार्टिकल होता है तो इसके सामने बैरियर रखा गया, बैरियर के थ्रू पता चला कि भैया इस वाले पोर्शन में तो पूरा खाली हो गया, यहाँ पे तो भैया लाइट आया ही नहीं है, नो लाइट, यहाँ पे तो कोई लाइट ही नहीं है, इसका मतलब लाइट क्या है, पार्टिकल का है, यानी पार्टिकल का बना हुआ है। लेकिन उसी तरफ जो दूसरे वाले आ गए, कहे कि भैया नहीं, जो लाइट होता है ना वो वेव होता है, ठीक है, लाइट जो होता है वो वेव होता है। उन्होंने क्या किया, उसे वेव की तरफ माना, ठीक है। तो वेव की तरह माना, यहां पे देखें कि सोर्स ऑफ लाइट से क्या हो रही है, एक वेव की तरह लाइट जा रही है, ये बिल्कुल वेव की तरह मूव कर रही है, एक वेव पैटर्न दिखाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लगाया, इस वाले केस में भी बैरियर लगाया, सेम बैरियर लगाया। देखा क्या कि भैया यहाँ पे जो बैरियर है, यहाँ देख लो ये ऐसे जा रहे थे, यहाँ पे थोड़ी सी बेंड हो गई और फिर ये ऐसे करके मूव किए, ठीक है। ये जो बेंडिंग हो रहा है ना, ये बेंड कौन कर सकता है, वे भी तो कर सकता है, पार्टिकल तो करेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कहा कि भैया ये मानने वाले के ऊपर निर्भर करता है, जो मान लिया सो हो गया, जो जैसा माना वैसा मिला उसे, ठीक है। लोग माने कि लाइट जो होता है वो वेव होता है, तो वेव की तरह उन्होंने एक बैरियर लगाया और देखा कि इस वाले एंड से क्या हुआ, ये थोड़ा सा बेंड होके फिर से सामने की तरफ आ गया, ठीक है। वही कुछ लोग क्या माने, इसे पार्टिकल माने, यहाँ बैरियर लगाए थे, यहाँ देखे कोई लाइट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मानने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसी चीज को आगे 20वीं सेंचुरी में कंक्लूड किया जाता है कि भैया लाइट जो होता है ना, आप दोनों नेचर का शो करता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज और यहाँ पे आ रहा है, फोटान। अच्छा बच्चों ये फोटान क्या होता है, फोटान की तो बातें हम लोग कर रहे हैं, फोटान होता क्या है, ठीक है। तो फोटान को सबसे पहले बच्चों कौन बताया था, इसको सबसे पहले बताए थे प्लैंक्स ने, ठीक है। अच्छा इसके पहले न्यूटन बाबा ने तो पहले ही बता दिया था कि लाइट जो होता है वो पार्टिकल्स का बना होता है, जिसका नाम बताया था उन्होंने कॉर्पस्कल्स, ठीक है, कॉर्पस्कल्स का बना होता है। इसी चीज को आगे मॉडिफाई करके प्लैंक्स बताते हैं कि जो लाइट होता है वो फोटान होता है। अच्छा ये फोटान किसे कहते हैं, तो फोटान जो होता है इनके थ्रू ये बात पता चलता है कि अगर हमारे पास कोई एक पैकेट हो, कोई एक पैकेट हो और इसके अंदर एनर्जी रख दिया जाए, इसके अंदर एनर्जी रख दिया जाए, इसके अंदर क्या रखा गया है, एनर्जी रख दिया गया है। तो ये जो बच्चों एनर्जी है ना, ये जो बच्चों एनर्जी है, ठीक है, ये जो बच्चों एनर्जी है इस पूरे पैकेट के अंदर, तो इस पूरे पैकेट को उन्होंने क्या नाम बता दिया, फोटान बोल दिया कि भैया ये क्या है, फोटान है। यानी कि फोटान किसे कहते हैं बच्चों, यानी कि ये एक पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, एक पैकेट लीजिए उसके अंदर एनर्जी रख दीजिए, ठीक है। तो वो जो पूरी पैकेट है, ठीक है, वो जो पूरी पैकेट है, यानी कि जो वो पैकेट के अंदर जितने भी एनर्जी स्टोर किए हैं, तो उस पूरे एनर्जी स्टोर्ड वाले एक पैकेट का नाम क्या दे दिया गया, फोटान दे दिया गया। और ये जो फोटान है इसकी जो एनर्जी प्लैंक्स के द्वारा बताया जाता है कि सर जो एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। बच्चा न्यू क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इनका कहना ये है कि जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी होती है लाइट के अंदर, ठीक है, वो एनर्जी फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, ठीक है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, वो होता है E इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। और एच हमारा क्या है, एच हमारा है बच्चों प्लैंक्स कांस्टेंट, क्योंकि सबसे पहले प्लैंक्स ने बताया तो इन्हीं के नाम से ये प्लैंक्स कांस्टेंट दे दिया गया। और इस प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.64 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। यानी कि फोटान क्या होता है बच्चों, ये एक पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, और उस पैकेट ऑफ एनर्जी यानी कि उस पैकेट ऑफ एक जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो होती है E इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। एच न्यू वाली उसके पास एनर्जी होती है। तो यहां से अगर आपके पास अगर ऐसे पता करना हो कि भैया अगर हमारे पास
टोटल अगर सन से 7 रेज अगर निकल रहे हैं जो एक कंबाइंड फॉर्म में व्हाइट लाइट देते हैं, लेकिन अगर यही व्हाइट लाइट को अगर हम प्रिज्म के सामने रखते हैं तो वो व्हाइट लाइट क्या होती है बच्चों, डिस्पर्स हो जाती है 7 कलर में। जैसे आप रेनबो देखे होंगे, ठीक है, 7 कलर देखे होंगे, विबग्योर नाम से बोला जाता है, ठीक है। और इस विबग्योर में जो 7 कलर जो बनते हैं, इस 7 कलर में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, रेड वाले की होती है कि वायलेट वाले की होती है, ठीक है। अगर जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, यानी कि उस वाले की एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जैसे कि हमारा जो वायलेट वाला कलर होता है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, इस वजह से वायलेट वाले कलर की एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू रेड एंड जो भी उसके अंदर में आते होंगे, ठीक है। यानी कि सारा खेल किसकी है, वो है फ्रीक्वेंसी की। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, और इस पूरे एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पूरा जो एनर्जी जो एक पैकेट के अंदर रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटान कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोटान के बारे में, ठीक। अब हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं कि लाइट में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे कि सोर्स। पहला इंपॉर्टेंट टर्म्स है सोर्स, ठीक है। यानी कि लाइट का सोर्स क्या है, लाइट का सोर्स क्या है। तो बच्चों लाइट का सोर्स आपको पता है, एक है नेचुरल सोर्स और एक होता है बच्चों मैन मेड सोर्स। अच्छा, ये मैन मेड सोर्स क्या है, ठीक है। जैसे मैन मेड सोर्स जो ये आपके सामने घरों में जो ये इलेक्ट्रिक बल्ब लगे हुए हैं, ये सब क्या है, मैन मेड ही तो सोर्स है, ठीक है। और इसी तरह कुछ नेचुरल सोर्स भी आ जाते हैं, ठीक। नेचुरल सोर्स कैसे कौन सा हो जाएगा, जैसे आपका सन हो गया, ठीक है। ये आपके लाइट के सोर्स हो गए। अब इस लाइट के सोर्स में एक जो बात कर रही है सर सेल्फ ल्यूमिनियस, ठीक है, और दूसरी बात करती है नॉन ल्यूमिनियस, ठीक है। यानी कि जो सोर्स ऑफ लाइट होते हैं वो 2 टाइप्स हो गए, ठीक है। कौन से वाले हो गए, एक हो गए सेल्फ ल्यूमिनियस और एक हो गए नॉन ल्यूमिनियस। अच्छा, ये सेल्फ ल्यूमिनियस किसे कहते हैं, सेल्फ ल्यूमिनियस, सेल्फ ल्यूमिनियस उस वाले ऑब्जेक्ट या उस वाले सोर्स को कहते हैं जो लाइट को क्या करते हो, खुद से इमिट करते हो, जो लाइट को क्या करते हो बच्चों, इमिट करते हो, ठीक है। वो भी ऑन, खुद से ही लाइट को इमिट कर रहे हैं, तो वो वाला सोर्स क्या कहलाता है, सेल्फ ल्यूमिनियस सोर्स कहलाता है। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है बच्चों, हमारा प्यारा सा सन, जो कि अभी क्या है, यंग वाले अवस्था में है, ठीक है। अभी ये यंग वाले अवस्था में है और ये क्या है, ये एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है जिसका नाम क्या है, सेल्फ ल्यूमिनियस। ये खुद से क्या करता है, लाइट को इमिट करता है, जो खुद से लाइट को इमिट करता है वो हमारा हो गया सेल्फ ल्यूमिनियस। उसी तरीके से नॉन ल्यूमिनियस किसे कहते हैं, यानी कि नॉन ल्यूमिनियस वो सोर्स ऑफ लाइट होते हैं जो ना क्या होते हैं, जो खुद से लाइट को इमिट ना करते हो, वो किसी और के लाइट से आया, कोई और से लाइट दिया, उस लाइट को क्या किया उसने, रिफ्लेक्ट करके दे दिया, ठीक है। तो वो वाले जो बच्चों जो सोर्स ऑफ लाइट होते हैं उसका नाम क्या होता है, नॉन ल्यूमिनियस। जैसे कि हमारा मून जो रात के समय में आप देखोगे उजाला होता है, ठीक है। तो वो जो रात के समय में जो उजाला हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, मून की वजह से हो रही है। और मून तो लाइट खुद से इमिट नहीं कर रहा है, मून तो क्या कर रहा है, सन के ही रेज को क्या कर रहा है, हमारे अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट बैक कर दे रहा है, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन ल्यूमिनियस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, नॉन ल्यूमिनियस हो जाएगा। अच्छा, नॉन ल्यूमिनियस अगर बेहतर एग्जांपल देखना है तो आपको एक एग्जांपल लेना होगा, एक एक्सपेरिमेंट करना होगा। कौन सा एक्सपेरिमेंट, आपको लेना होगा एक टॉर्च, ठीक है, टॉर्च है। अब टॉर्च कैसा हो जाएगा, टॉर्च तो लाइट खुद से इमिट कर रही है, हालांकि मैन मेड ही है, लेकिन टॉर्च क्या है, लाइट इमिट कर रही है, ठीक है। तो आपका सेल्फ ल्यूमिनियस वाले कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिए, इधर से आप क्या कीजिए, लाइट टॉर्च को जलाइए और सामने एक मिरर रख दीजिए। अब क्या होगा, टॉर्च की जो फोकस है उस मिरर पे पास कराइए, मिरर क्या करेगा, टॉर्च के जो रेज होंगे वो रिफ्लेक्ट करके किसी दूसरे एंड पे भेजेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यही चलता है बच्चों सन और मून के रिस्पेक्ट में। सन यहाँ पे है, इमिट कर रहा, लेकिन हमारा जो अभी रात वाला समय है तो रात वाले समय में मून आता है, मून क्या करता है, जो सन के जो रेज होते हैं ना ऐसे पड़ता है मून पे और रिफ्लेक्ट करके हमारे अर्थ के पास भेजता है। तो ये जो मून हो गया ये हमारा नॉन ल्यूमिनियस हो गया। ठीक उसी प्रकार जिस तरह ये मिरर था, ये हमारा टॉर्च था, टॉर्च जलाए हमारे मिरर पे पड़ा और मिरर क्या हुआ,
हमारे पास भेजा, रिफ्लेक्टिंग वाले रेस को भेजा, तो ये क्या हो गया हमारे लिए मिरर, नॉन ल्यूमिनियस आ गया, नॉन ल्यूमिनियस सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया लाइट का। ठीक है, तो ये हो गया पहला इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले स्लाइड या फिर अगले दूसरे टर्म्स के बारे में। दूसरा टर्म्स बच्चों क्या है? दूसरा टर्म्स है हमारा मीडियम। दूसरा टर्म्स क्या है हमारा? मीडियम। लाइट की मीडियम की बात कर रहे हैं। लाइट जो होती है वो किस मीडियम, कौन सी मीडियम से वो जा रही है। ठीक है, जैसे कि पहला आता है बच्चों ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट के वर्ड से ही क्लियर हो जा रहा होगा, क्या हो रहा होगा कि ये ट्रांसपेरेंट वाला जो मीडियम है, ये ट्रांसपेरेंट वाला मीडियम क्या करता है? लाइट को अलाउ करता है पास करने के लिए। यानी कि दोज ऑब्जेक्ट विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट। यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो लाइट को क्या करता हो? अलाउ करता हो। अलाउ करता हो, किस चीज को अलाउ करता हो? टू पास थ्रू इट, टू पास थ्रू इट। यानी कि ये क्या करता है? ट्रांसपेरेंट वाला मीडियम ये लाइट को अलाउ करता है, भाई तुम हमारे रास्ते होते हुए जा सकते हो। ठीक है, तो ये वाली जो मीडियम होती है ट्रांसपेरेंट मीडियम होती है। ठीक है, दूसरी वाली कौन सी मीडियम है? ट्रांसलूसेंट। अच्छा, ये ट्रांसलूसेंट वाले मीडियम क्या होती है? अच्छा, इसको अभी ना देख कर पहले हम लोग चलते हैं ओपेक वाले पे। ठीक है, ओपेक वाला मीडियम किसे कहते हैं? ओपेक वाला मीडियम उसे कहते हैं जो लाइट को क्या करता हो? डज नॉट अलाउ करता हो, डज नॉट अलाउ टू पास थ्रू इट। ठीक है, ये अलाउ नहीं करता है लाइट को पास करने के लिए। ठीक है, यानी कि ये जो जैसे यहाँ पे जल रहा है टार्च हमारा, और यहाँ पे हमारे पास एक ओपेक ऑब्जेक्ट आ गया है, और ये ओपेक ऑब्जेक्ट इस लाइट को उस पार नहीं जाने दिया। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट हुआ इसका नाम क्या हो गया? ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कि ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट को अलाउ नहीं करता है पास करने को। ठीक है, एक तो ट्रांसपेरेंट हो गया जो फुली अलाउ कर रहा है, एक ओपेक हो गया जो फुली नॉट अलाउड कर रहा है लाइट को पास करने के लिए। इसी तरीके से एक आ जाता है मीडिएटर, बीच वाला। ठीक है, ये कहता है कि चलो भाई मैं तुम्हें ना तुम्हें अच्छे तरीके से अलाउ करूंगा और ना ही मैं तुम्हें अच्छे तरीके से रोकूंगा। ठीक है, यानी कि ये वो वाली कंसेप्ट आ गई कि ना मैं तुम्हें जाने दूंगा, और जैसे कहते नहीं, कहावत वाली बात होती है, ना मैं छोड़ूंगा ना मैं तुम्हें छोड़ने दूंगा। ठीक है, लाइफ में आपके भी साथ आता होगा ये वाला सिचुएशन, किसी के भी साथ, ना मैं छोड़ूंगा ना तुम्हें छोड़ने दूंगा। ठीक है, तो ये वाली केस इसमें भी आ रहा है। ठीक है, ये लाइट को क्या कर रहा है? पास भी तो करवा रहा है। ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से पास नहीं करा रहा है। दूसरी बात, ये लाइट को रोक भी तो रहा है, लेकिन पूरी तरीके से रोक नहीं रहा है। यानी कि ये लाइट को क्या करता है बच्चों? ये पार्शियली अलाउ करता है, पार्शियली अलाउ टू पास थ्रू इट। यानी कि ये लाइट को क्या करता है? पार्शियली अलाउ करता है, या फिर कहो ये जो लाइट जो होता है, ये जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होता है, ये पार्शियली ब्लॉक करता है लाइट को मूव करने के लिए। तो इस टाइप के जो ऑब्जेक्ट होते हैं इसका नाम क्या होता है? ट्रांसलूसेंट। जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया है, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है, वो क्या है हमारा? पेपर। पेपर क्या होता है? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, उसी तरीके से ट्रांसपेरेंट के लिए क्या हो गया? एक ग्लास हो गया। ग्लास हमारा क्या हो गया? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट हमारा मीडियम हो गया। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल क्या होगा बच्चों? एयर भी तो होगा। एयर भी तो ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट एयर भी होता है। ठीक है, एयर भी तो क्या करता है? लाइट को अलाउ करता है पास करने के लिए। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा? ओपेक ऑब्जेक्ट कोई वुडन चीज ले लो, दीवार ले लो। ठीक है, ठीक है, दीवार ले लो, वुड ले लो, कुछ भी ले लो जो लाइट को क्या कर रहे हैं? पास नहीं करते होंगे। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों? ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले इंपॉर्टेंट टर्म्स की तरफ। और अगला इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है हमारे लिए? अगला इंपॉर्टेंट टर्म्स है बच्चों, वो है रे। अगला इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है? रे। अब ये रे क्या होता है? RAY, ये रे क्या होता है ये बताओ। ठीक है, मैथमेटिक्स तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो रे के बारे में बताओ, रे किसे कहते हैं? ठीक है, तो रे किसे कहा जाता है बच्चों? मैथमेटिक्स लैंग्वेज के अगर अनुसार देखा जाए तो जिसका क्या होता है?
जिसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग जो पॉइंट हो गया, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, ये फिक्स्ड होता है, ये फिक्स्ड होता है, और इसका जो एंडिंग पॉइंट होता है वो फिक्स नहीं होता है। जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स हो और एंडिंग पॉइंट फिक्स ना हो तो उस वाले लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब हम लाइट की बात करते हैं तो जो लाइट में जो रे होता है वो कुछ और नहीं, वो क्या होता है, लाइट का पाथ होता है, लाइट का रास्ता होता है, ठीक है। लाइट के ही पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रे बोलते हैं। अगर ये रे है तो रे का क्या होगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और इस स्टार्टिंग पॉइंट में लाइट को हम लोग कहां पर रखते हैं, यहां पे होता है हमारा सोर्स ऑफ लाइट, जैसे कि सन, ठीक है। ये सन से क्या हुआ, लाइट स्टार्ट हुई और ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ट्रेवल करते हुए चली गई। ओह, एक बात और, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चली गई है, ठीक है। भैया क्यों इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चली गई है, इसको तो रुकना चाहिए था ना, इसकी तो एनर्जी खत्म होनी चाहिए थी, इसे तो रुक जाना चाहिए, क्यों इनफाइनाइट तक चली गई, क्या इसका फ्यूल नहीं खत्म होना चाहिए, ठीक है। तो जबकि अभी पहले वाले लाइट में जो सबसे पहला वाला स्लाइड था उसी बच्चों हमने आपको क्या बताया कि लाइट जो होती है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। यानी कि लाइट जो होती है ना वो खुद में एक एनर्जी होती है। एंड अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी हम ये जानते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इसीलिए डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है, तो ये क्या होगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ट्रेवल करते जाएगी। बात इंटेंसिटी या फिर उसके ब्लॉकेज का हमें नहीं करना है, ठीक है। वो क्या होगा, अगर वो सोर्स से निकली है तो वो हमेशा जाएगी, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी, बस क्या होगी, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें मीडियम में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, बात कर रहे हैं हम लोग कन्वर्जेंट की। कन्वर्जेंट किसे कहा जाता है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, जैसे कि क्या एग्जांपल होगा, मान लेते हैं कि आप अपने घर में बैठे हुए हैं, ठीक है, और क्या हुआ कि आपके लगभग आपने क्या हुआ, आप बोर हो रहे थे। अगर आप बोर हो रहे थे तो आपने क्या किया, अपने 3 4 5 मित्रों के पास फोन लगा दिया, कह दिया भाई चलो मिलते हैं किसी जगह पे, अच्छे जगह पे कुछ खाते पीते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, अपने 3 4 मित्रों को फोन लगाया और उनसे सबसे बोला कि भैया आओ हम लोग कहां पे, एक हमारे घर के लगभग 2 किलोमीटर के दूर पे, यानी आपके घर के 2 किलोमीटर दूर पे आपने एक लोकेशन डिसाइड किया और कहा कि भैया सब कोई इस लोकेशन पे आओ, इस कैफे पे आओ, इस जगह पे आओ, और चलो हम लोग क्या करते हैं, कुछ खाते पीते हैं या फिर चाय ही पीते हैं, ठीक है। चाय पीने के लिए एक चाय की टपरी वाली दुकान पे आपने बुलाया, है ना, और चाय की टपरी वाली दुकान में बुलाया तो क्या हुआ, आप अपने घर से गए, उसी तरह के जो आपके अलग अलग जो मित्र थे वो भी क्या हुए, अपने अपने घर से गए, और कहां पे जाके मिले, वो चाय के टपरी वाले दुकान पे, क्या करने के लिए, चाय पीने के लिए। उसी तरीके से लाइट भी है, लाइट अगर डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट से कोई लाइट जा रही है तो अगर वो किसी एक सिंगल पॉइंट पे जाके क्या कर रही है, मीट कर रही है इस तरीके से, तो ये वाला जो सिंगल वाला जो पॉइंट है, ठीक है, जहां पे लाइट जो मीट करती है, जहां पे लाइट हमारी क्या कर रही है, मीट कर रही है, तो इस वाले पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट। यानी कि यहाँ पे लाइट क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट जगह से क्या हो रही है, इस वाले पॉइंट पे क्या हो रही है, कन्वर्ज हो जा रही है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट जगह से क्या हो रही है, कन्वर्ज हो जा रही है, इस तरीके से लाइट आके इस वाले सिंगल पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो रही है, तो ये क्या हो गया, हमारा कन्वर्जेंट हो गया। इसी तरीके से डाइवर्जेंट, अब डाइवर्जेंट में क्या हुआ, आपने क्या हुआ, चाय के टपरी वाली दुकान पे सभी आपके 3 4 मित्र आए हुए थे, चाय पिए, चाय पीने बाद क्या हुआ, सब कोई अपने अपने घर निकल गया। तो जब वो अपने अपने घर निकले तो भैया ये हमारा चाय की टपरी थी और यहाँ से आप निकल गए, इसी तरीके से लाइट जो है वो यहाँ से क्या होती है, एक सिंगल पॉइंट से चारों डायरेक्शन इमिट कर गई, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, मीटिंग पॉइंट होना जरूरी है। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में क्या होना जरूरी है, मीटिंग पॉइंट होना जरूरी है। मीटिंग पॉइंट या फिर सबके आने के इंतजार में, या फिर वो इस डाइवर्जेंट वाले केस में क्या होगा, वो मीटिंग पॉइंट जहां से सबको क्या हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है, ठीक है। तो डाइवर्जेंट वाले केस में डिस्पर्स होता है, यहाँ पे क्या होता है, कन्वर्जेंट वाले में मस्ती मजाक सब कोई एक पास आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ठीक है। अगली बात है किसकी, पैरेलल की। अच्छा, पैरेलल वाला क्या कहता है, पैरेलल वाला कहता है कि भैया मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारे साथ तो चलूंगा लेकिन तुम्हारे पास नहीं आऊंगा,
ठीक है। तो वो वाले कौन से होंगे लाइट रे, जो बिल्कुल एक सीधी डायरेक्शन में गए और उसके साथ में एक और लाइट गया, वो भी सेम डायरेक्शन में गया, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है डी, ठीक है, वो क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पैरेलल रे हो गया। ठीक है, तो ये आपके क्या थे, ये थे लाइट के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे बच्चों अपने अगले वाले स्लाइड की तरफ, और इसमें हम लोग बात करते हैं बच्चों बहुत ही अच्छी सी बात, ठीक है, जो कि मेन है क्लास 10 को लेकर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, अच्छा, इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या समझना होगा हमें, इसमें क्या समझना होगा, जैसे कि एक चीज बताइए, अगर आपके पास बॉल है, अगर बॉल को आप क्या करते हो, दीवार पे थ्रो करते हो, तो क्या होता है, जैसे आप दीवार पे थ्रो करोगे, फिर वो बॉल जो है बाउंस बैक होके आपके हाथों में आ जाता है। ठीक है, अब ऐसा ना करना कि बॉल को खूब तेज फेंक देना, ऐसा थ्रो करना ताकि वो आपके पास आए, ये नहीं कि खूब दम लगा दे वो कहीं और चला गया। ठीक है, तो बॉल को आपने ऐसा थ्रो किया, वो आपके पास आ गया। ठीक है, बॉल को थ्रो किया, वापस आ गया, ये क्या हो गया, बाउंस बैक तो हुआ, बॉल क्या हुआ, दीवार से टकराया, फिर बाउंस बैक हो गया। यही तो बात कर रहा है किसकी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बच्चों क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है बच्चों क्या, कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम is called रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जहां पे देख रहे हैं कि सर यहां पे लाइट रे क्या हो रही है, इंसिडेंट कर रही है, कहां पे इंसिडेंट कर रही है बच्चों, इस वाले रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, इस वाले रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है, और यहां से बच्चों क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। और देखिए ये जो मीडियम, ये जो आपका मीडियम है सेम ही मीडियम हो रहा है। ठीक है, ये एयर वाला मीडियम है, और एयर वाले मीडियम में क्या हुआ, इंसिडेंट किया, और इसी मीडियम क्या हुआ, रिफ्लेक्ट कर गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, यहां पर तो एक बच्चा है, ये सोच रहा है कि वाई स्पेस इज डार्क, आखिर हमारा जो स्पेस है वो डार्क क्यों है, आखिर हमारा स्पेस जो है वो डार्क क्यों दिखाई देता है। ठीक है, तो बच्चों इसके पीछे का रीजन क्या है, यह रिफ्लेक्शन रीजन है। ठीक है, हमारे स्पेस में कोई भी ऐसी कोई पार्टिकल नहीं है जो क्या करता हो, लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके। ठीक है, अगर लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो लाइट क्या होगी, वो बिल्कुल ही उस जगह को क्या कर देगी, डार्क होगी, हमें लाइट का पता ही नहीं चलेगा कि लाइट आ रही है कि नहीं लाइट आ रही है। ठीक है, जैसे मैं कहूं, अच्छा, जैसे अभी हमने कहा आपसे बच्चों कि हमारा स्पेस जो होता है वो डार्क क्यों दिखाई देता है, स्पेस डार्क दिखाई देने का कारण क्या है, डार्क दिखाई देने का कारण है कि बच्चा वहां पे क्या हो रही है, कोई भी रिफ्लेक्शन करने के लिए कोई एक पार्टिकल नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि बच्चों एक बात बताइए मुझे कि क्या हमें एयर दिखाई देता है, क्या हमें एयर दिखाई देता है, क्या हवा आपके चारों तरफ दिखाई दे रही है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप इसका जवाब दोगे कि सर नहीं दिखाई दे रहा हवा, हम हवा को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं देख सकते हवा को, क्योंकि हवा को इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि जो एयर होता है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, और ये जब ट्रांसपेरेंट मीडियम हुआ तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है, एयर, इसलिए हमें एयर भी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, उसी तरीके से हमारे स्पेस में कोई ऐसी पार्टिकल नहीं है जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके, यानी कि जब लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो हम देख नहीं पाएंगे, और इसीलिए हमारा स्पेस कैसा होता है, डार्क दिखाई देता है। इसी तरीके से एयर भी हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि एयर भी हमारा रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है। इसी तरीके जैसे मैं आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, जो भी आपके चारों तरफ जो चीजें दिखाई दे रही होंगे वो किस फिनोमेना को दिखाई दे रही हैं, रिफ्लेक्शन के थ्रू। अगर रिफ्लेक्शन ना हो तो चीजें हमें दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका रीजन। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ चलेंगे, और इसमें
हम लोग बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं कि आखिर रिफ्लेक्शन की कौन कौन सी टाइप होती है। ठीक है, जो कि पहला है वो है रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं बच्चों? रेगुलर रिफ्लेक्शन हम उस वाले रिफ्लेक्शन कहते हैं जहां पर जो रिफ्लेक्टेड रे है वो सेम डायरेक्शन में अगर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो उस वाले रिफ्लेक्टिंग सरफेस को या फिर उस वाले रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे लाइट ऐसे इंसिडेंट की है इस वाले रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, और यहां पे देख रहे हैं कि हर एक लाइट रे, ठीक है, वो एक इक्वल एंगल और सेम डायरेक्शन और सेम वे में क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। इस टाइप के रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं हम लोग? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और वही दूसरे तरफ हम लोग बात कर रहे हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की, और इस इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं कि जो रिफ्लेक्टेड रे है कुछ इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि इनकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक पैरेलल में नहीं है। ठीक है, वो पैरेलल रे में नहीं जा रही हैं। इनकी जो रिफ्लेक्टेड रे है, उनकी रिफ्लेक्टेड रे की जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही है? चेंज हो जा रही है। तो इस टाइप के जो रिफ्लेक्शन हमें दिखाई देते हैं इनको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बच्चों अपने अगले स्लाइड की तरफ, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आखिर रिफ्लेक्शन के लॉज क्या हैं? ठीक है, और ये तो बहुत जरूरी जानने के लिए है कि अगर लॉज ही नहीं पता होगा रिफ्लेक्शन के तो हम किस फंडामेंटल के थ्रू हम बताएंगे बच्चा ये रिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के दो लॉ आते हैं। ठीक है, पहला लॉ क्या कहता है बच्चों? पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे। अच्छा, एक बात और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं बच्चों, ये इंसिडेंट रे की जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये इंसिडेंट रे आपका क्या है? लाइट है। रिफ्लेक्टेड रे आपका क्या है? लाइट है। लेकिन ये नॉर्मल रे क्या है? लाइट नहीं है। ये क्लियर रहनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मल रे कोई लाइट नहीं होती है, सिर्फ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ही लाइट है। अच्छा, ये नॉर्मल रे है क्या? नॉर्मल रे हम क्या करते हैं? एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, जो क्या होता है? जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बिल्कुल ही परपेंडिकुलर होता है। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो परपेंडिकुलर वाली जो लाइन हमने बना दिया, एक इमेजिन जो लाइन हमने बना दिया, इसी का नाम क्या हो गया? नॉर्मल रे कह दिए। ये नॉर्मल रे कोई लाइट का पार्ट नहीं होता है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ही होता है, नॉर्मल रे नहीं होता है। तो ये क्लियर रहे कि बच्चों ये एक इमेजिनरी क्या है? लाइन है, जो कि यहां बताया गया ये आपका इमेजिनरी लाइन है, नॉर्मल वाला इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, उसी तरीके से अच्छा यहां बात करें हम लोग इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल रे लाई ऑन सेम प्लेन या फिर सेम पॉइंट। ठीक है, यहां पे हम लोग जो सेम प्लेन की बात करें हमें इसी फोकस करना होगा कि ये क्या है? सेम प्लेन पे ही लाइज करना चाहिए। ठीक है, सेम प्लेन पर ही क्या करना चाहिए? लाइज करना चाहिए। बच्चों ये सेम प्लेन का मतलब क्या होता है? ये तो समझना पड़ेगा ना हमें। सेम प्लेन का मतलब क्या होता है? जैसे मैं बात करता हूं बच्चों, जैसे कि ये हमारे पास फिजिक्स की बुक है। ठीक है, तो हम लोग किसकी बात करें? फिजिक्स की बुक लेकर चलते हैं। ठीक है, ठीक, ये हमारे पास फिजिक्स की बुक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? ये जो देख रहे हैं, ये हमारा जो ये वाला जो सरफेस दिख रहा है, ये सरफेस हमारा क्या है? प्लेन है। और इस प्लेन में हमने इस वाले को हमने क्या माना? इस वाले को हमने क्या माना? नॉर्मल माना। ठीक है, और इस वाले को हमने माना, इस वाले मार्कर को बच्चों हमने क्या माना? इंसिडेंट रे। ये वाला क्या बच्चों? रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो मार्कर है बीच में पड़ गया, ये क्या हो गया? नॉर्मल रे हो गया। अब देखो ये तीनों रे एक ही प्लेन पे लाइज कर रहे हैं, तो पहला लॉज यही होता है कि एक ही प्लेन पे लाइज करना चाहिए। ये नहीं कि नॉर्मल वाले को हम अगले वाले नीचे वाले प्लेन पे ला के देख सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में तीनों को सेम प्लेन पे ही लाइज करना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या है? दूसरी लॉ क्या है?
दूसरी लॉ कहता है बच्चा कि जो इंसिडेंस एंगल हो, जो आपका इंसिडेंस एंगल हो, ठीक है, जिसे हम लोग एंगल आई से बोलते हैं, वो इक्वल होना चाहिए आपके रिफ्लेक्टेड एंगल के, दैट इज एंगल आर। यानी कि आई इक्वल टू एंगल आर होना चाहिए। यानी कि जहां पर भी रिफ्लेक्शन दिखेगा, चाहे रिफ्लेक्शन कुछ भी हो, चाहे रिफ्लेक्शन हमारा कुछ भी हो, ठीक है, उस केस के लिए बच्चों इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, जो एंगल होता है इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, ये बराबर होने चाहिए, ठीक है। अच्छा एक बात और, बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं कि सर इंसिडेंट रे यानी कि इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल किसे कहेंगे हम लोग, आखिर किस वाले पॉइंट को हम लोग डिनोट करेंगे। तो पहले यहां पे देख रहे हो बच्चों, ये आपका क्या है, ये जो लाइट जो आ रही है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पड़ी है, इसका नाम है बच्चों इंसिडेंस रे, और इसका नाम क्या है बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये इंसिडेंस रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ठीक है, और ये आपका नॉर्मल रे हो गया। और इस नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो ये एंगल बनी हुई है, इसी एंगल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आई बोल रहे हैं, इंसिडेंस एंगल, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बन रही है, इस वाले एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल आर बोलेंगे, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि भैया हम इस वाले रे को हम इंसिडेंस बोलेंगे, ये कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, या फिर इस वाले को आप आर बोल दी, ये कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, ये नहीं होता है, ठीक है। आपका इंसिडेंस एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ, और वहां पे देखेंगे कि क्या देखेंगे, ये देखना है दीज लॉज। अच्छा ये जो हमने लॉज के बारे में बताया आपको, ठीक है, जो दो लॉज के बारे में बताया गया है, ठीक है, ये कह रहा है बच्चों कि दीज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये याद रहे, अभी आगे क्वेश्चन आने वाला है इसी क्वेश्चन पे, ठीक है, कि बच्चों ये जो लॉज है हमारे पास जो आए हैं, टू लॉ जो दिया गया है रिफ्लेक्शन को लेकर, ठीक है, ये जो लॉज है, ठीक है, ये ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए वैलिड है, और खासकर स्फेरिकल सरफेस भी हो उसके लिए भी क्या है, ये वैलिड है। यानी कि लॉज सभी के लिए वैलिड है। यानी कि कोई भी अगर आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ जाता, कोई भी, चाहे रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, चाहे डिस्टर्बेंस वाला हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी सरफेस हो, अगर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वहां पे लॉ लग रहा है, ठीक है, ये कह रहा है। अच्छा यहां पे नोट में ही दूसरी पॉइंट की बात कर रहा है कि सर आई इक्वल टू आर इक्वल टू जीरो, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये 0 डिग्री है। अच्छा ये 0 डिग्री कब हो सकता है बच्चों, ये 0 डिग्री तब होगा जब आपका इंसिडेंट रे, ठीक है, जब इंसिडेंट रे किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर क्या करता हो, परपेंडिकुलरली फॉल करता हो। जब परपेंडिकुलरली फॉल करेगा उस केस में इंसिडेंट एंगल कितना बनाएगा, 0 डिग्री बनाएगा। देखो ये हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जो लाइट है वो जो है वो इंसिडेंट कर रहा है बिल्कुल ही परपेंडिकुलरली, ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, ठीक है। और हमें पता है कि सर अगर ये इस वाले पॉइंट पे लाइज कर रहा है, ठीक है, तो इसी वाले पॉइंट पे क्या होगा, हमारा नॉर्मल भी तो आएगा, ठीक है, नॉर्मल भी इसी पॉइंट पे आना चाहिए, तो इसी में हमारा क्या होगा, ये नॉर्मल वाला भी लाइट इसी, यही वाला हमारा नॉर्मल रे भी होगा, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल रे भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो बच्चों नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे एक ही लाइन पे है, यानी कि नॉर्मल रे भी इसी लाइन पे है और आपका इंसिडेंट रे भी इसी वाले लाइन पे है, ठीक है। इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इफ एंगल आई इक्वल टू 0 देन एंगल आर मस्ट बी 0, आर भी हमारा क्या होगा, 0 ही होगा। दैट्स व्हाई आई एंड आर इक्वल टू 0। एंड इसका केस कब आएगा, जब हमारा इंसिडेंट रे
किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे कैसे गिरे, परपेंडिकुलरली गिरे, तो ये हमारा क्या होगा, आई एंड आर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक, अगले स्लाइड की तरफ, और इसकी हम लोग बात करते हैं बच्चों प्लेन मिरर की। ठीक है, प्लेन मिरर के बारे में बात करेंगे। ये प्लेन मिरर बनती कैसे है और किसकी बनी होती है। तो प्लेन मिरर बनाना बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक काम करना होगा। कौन सा काम करना होगा, ठीक है, कौन सा काम करना होगा, जाना होगा मॉल में, ठीक है, और वहां क्या करना होगा, जो बाहर की तरफ जो ग्लास लगे उसको बस क्या करो, किसी तरह हथियार लो। नहीं हथियार सकते, गलत बात। अच्छा एक काम करते हैं, कुछ नहीं करना है, एक ग्लास ले लो, कोई भी ग्लास ले लो, ठीक है, शीशे वाले ग्लास लो, हथियाने वाला गलत बात हो मैंने कर दिया आपसे। ठीक है, कोई भी आप क्या कर ले रहे हो, ग्लास ले रहे हो। ठीक है, अगर आप ग्लास ले लेते हो, ठीक है, जैसे हमने क्या किया, एक गिलास लिया बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है, बिल्कुल ये प्लेन ग्लास है, और इसमें इसके पास देखेंगे सर अगर ये प्लेन है तो इसके प्लेन के दो साइड होंगे। ठीक है, हमने क्या किया, एक वाले साइड को पेंट कर दिया, इस वाले साइड को हमने क्या कर दिया है, पेंट कर दिया है। जैसे हमने इसके एक वाले साइड को पेंट कर दिए तो जो इसका अदर वाला साइड है, यानी कि ये वाला साइड, ये वाला साइड क्या हो जाएगा हमारा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। ये वाला साइड कैसा बन जाएगा हमारा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनेगा। ठीक है, क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनेगा। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कैसा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिल्कुल है प्लेन की तरह। कैसा है, प्लेन की तरह है, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लेन मिरर बन जाएगा। ठीक है, प्लेन मिरर का मतलब समझ रहे हो ना, क्या होगा, कुछ नहीं करना है, ये हमें लेना है एक बिल्कुल ग्लास। ठीक है, एक साइड ये पड़ा, एक साइड ये पड़ा, हमने क्या किया, इस वाले साइड को हमने क्या कर दिया, पेंट कर दिया, तो ये वाला जो साइड बचा ये हमारा क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। ठीक है, इस बुक की बात नहीं कर रहा हूं, ग्लास की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ग्लास की बात कर रहा हूं, ग्लास में हमें यही करना होता है, एक साइड को हमें पेंट कर देंगे और दूसरा साइड हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। और ये जो पेंट होता है बच्चों, ये किसका पेंट होता है, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर की पेंटिंग हम करते हैं, सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, अगर आपके घरों में मिरर होगा तो कुछ नहीं करना होगा, उस मिरर को बाहर निकाले, बाहर निकालने का मतलब क्या है, किसी फ्रेम के अंदर होगा, उसको मिरर को क्या कर दीजिए, बिल्कुल अलग कर दीजिए, कि आप देखेंगे जो मिरर है वो ग्लास का बना हुआ है, उसके जो अदर वाला साइड होगा वो बिल्कुल दिखेगा पेंट की तरह दिखेगा, वो हमारा क्या हो गया, प्लेन मिरर बन गया। ठीक है, अगर उस प्लेन मिरर को फिर से आपको ग्लास में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना है, पीछे वाले साइड के जो पेंट है, पेंट को हटा दीजिए, पेंट रिमूवर लगा के पेंट को हटा दीजिए, वो फिर वो बिल्कुल कैसे हो जाएगा, एक ग्लास की तरह कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारा प्लेन मिरर। अच्छा, प्लेन मिरर के बारे में हम और भी आगे चीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पता चला है सर, प्लेन मिरर ये होता है और प्लेन मिरर बनाने का तरीका ये है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर। किसकी बात करें हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, कह रहा है कि सर जो प्लेन मिरर होता है वो क्या करता है बच्चों, एक रियल ऑब्जेक्ट का, ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट का क्या करता है, वो वर्चुअल इमेज बनाता है, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है, इमेजिनरी इमेज बनाता है या फिर वर्चुअल इमेज बनाता है जिसे आप टच ना कर सको। ठीक है, एंड कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन, और जो भी प्लेन मिरर पर जो इमेज बनता है उस इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं ला कर रख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो इमेज बनता है वो बिहाइंड द मिरर बनता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी या प्लेन मिरर हुआ। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, इसमें जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो साइज होती है इमेज की वो सेम साइज होती है ऑब्जेक्ट की, यानी कि ऑब्जेक्ट सपोज करते हैं जैसे कोई इंसान अगर 6 फीट का है, ठीक है, तो अगर उसका इमेज देखेंगे तो इमेज भी कैसा बनेगा, 6 फीट का ही बनेगा। अगली बात करते हैं किसकी, डिस्टेंस फ्रॉम ए मिरर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज रिमेन सेम, यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस वो इमेज की डिस्टेंस के इक्वल होता है, दैट इज u इक्वल टू द v। ठीक है, यहाँ पे हम लोग साइन कन्वेंशन की बात हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन u इक्वल टू v बनेगा। ठीक है, एंड जो लास्ट पॉइंट है वो है लिटरली इन्वर्टेड, दैट इज लेफ्ट साइड बिकम राइट साइड एंड वाइस वर्सा।
ठीक है। जैसे इसमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है एक इमेज के थ्रू, ठीक है, इसमें दिखाया जा, ये जो पर्सन है, इस पर्सन का जो राइट वाला जो हैंड है, ठीक है, इस वाले मिरर में लेफ्ट हैंड की तरह दिखा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, लिटरली इन्वर्टेड होता है, ठीक है। लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखाता है। बाकी अगर आप साइज की बात करोगे सेम बनेगा, डिस्टेंस की बात करोगे तो सेम बनेगा। और एक बात और, इसमें सपोज कीजिए कि हमारे पास अगर एक प्लेन मिरर है, ठीक है, एक प्लेन मिरर है, तो इस प्लेन मिरर में, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट अगर v वेलोसिटी से क्या कर रही है, मूव कर रही होगी, ठीक है, इसमें जो इमेज बनेगा, इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, v वेलोसिटी से टुवर्ड्स मिरर की तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो इसमें जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी होगा, वो किसके इक्वल होगा, 2u के इक्वल होगा। रिलेटिव वेलोसिटी किसके इक्वल होगा, 2u के इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि v इक्वल टू 2u, ये किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये इतनी सी बात हम लोग पढ़ लिए प्लेन मिरर के बारे में, ठीक। अब हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे, ठीक। अच्छा, इस अगले वाले स्लाइड में कुछ क्वेश्चन को पहले टच कर लिया जाए, क्वेश्चन कर लिया जाए, ठीक है। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान तरीके से देखो, बहुत ही अच्छे तरीके से देखो, ठीक है। ये आपका एरो दिख रहा है, मतलब क्या है, ये एक इंसिडेंट रे है, ठीक है। अच्छा, ये एंगल बता रहा है बच्चों 40 डिग्री है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिफ्लेक्टेड एंगल। आपको एंगल आर पता करना है कि एंगल आर कितना होगा। इस वाले इमेज को देखो, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को पॉज करना है, पॉज करके पहले ट्राई करना है खुद से, ठीक है। और हालांकि आप ट्राई कर लोगे क्योंकि आप, मैं जानता हूं आप पढ़ने में बहुत सही हो, ठीक है। तो बताओ रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा, ठीक है। तो चलते हैं पहले हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है बच्चों, कहता है ये है कि सर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, बट हमें एंगल आई तो पता ही नहीं है, क्योंकि एंगल आई कहाँ पता चलेगा। लेकिन एक चीज पता है कि सर यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो अगर ये इंसिडेंट रे है तो भैया इसका क्या होगा, एक नॉर्मल रे भी तो होगा, ठीक है। एक क्या होगा, नॉर्मल रे भी तो होगा इसका एक, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक नॉर्मल रे है, ठीक है। नॉर्मल रे से क्या बनाता है, एक एंगल बनाता है, ये आई हो गया, ठीक है, ये आई हो गया, ठीक है। इसी तरीके से कि हमें क्या करना होगा, एक रिफ्लेक्टेड एंगल भी, एक रिफ्लेक्टेड रे भी बनाना होगा। ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, जो कि एंगल आर बनाया, ठीक है। अब यहां देखेंगे, अगर ये 40 डिग्री है तो क्या ये वाला एंगल भी तो हमारा 40 डिग्री ही होगा, ये वाला एंगल भी तो हमारा 40 डिग्री होगा। कहोगे बिल्कुल हाँ, ये भी 40 डिग्री होगा। कैसे होगा, कैसे होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू। अगर ये 40 डिग्री है तो बच्चों ये, अगर ये टोटल 90 डिग्री दिखा रहा है, जैसे अगर मैं इसका नाम कर देता हूं, ये होगा ए ओ बी, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो ए ओ बी है, ए ओ बी, अगर ये 90 डिग्री है तो ये कैसे 90 डिग्री बना होगा, ये 40 डिग्री प्लस आई के थ्रू बना होगा। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस 40, तो आई इक्वल टू हो जाएगा आपका 50 डिग्री। यानी कि हमें इंसिडेंस एंगल तो पता चल गया, इंसिडेंस एंगल की वैल्यू कितनी आ रही है, 50 डिग्री आ रही है, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इफ एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और एंगल आई हमारा है 50 डिग्री, इट्स मीन दैट एंगल आर इक्वल टू 50 डिग्री। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल निकल गया, और ये रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है हमारा, 50 डिग्री हो गया, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, या फिर कहूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ पर्सन मूव्स 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द प्लेन मिरर। एक हमारे पास प्लेन मिरर है, और इस प्लेन मिरर के टुवर्ड्स, ठीक है, एक पर्सन जो है वो मूव करता है, ठीक है। ये हमारे पास एक क्या है बच्चों, प्लेन मिरर है, ठीक है। इस प्लेन मिरर के, सपोज करते हैं यहां पे कोई पर्सन है, ठीक है, ठीक है, कोई पर्सन है, ठीक है। और ये जो पर्सन है ये 20 सेंटीमीटर मूव करता है विद स्पीड ऑफ 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये इसकी क्या है, स्पीड है, इसकी क्या है, स्पीड है 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड हिसाब से, ठीक है। इस डायरेक्शन में ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। हमें पता है भैया कि इसका इमेज भी तो बनेगा और इमेज भी तो मूव करेगा, ठीक है।
तो कह रहा है कि भैया कि इसमें आप रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन, विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा था इसके पहले वाले कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर के अनुसार, तो हमने ये देखा कि सर जो वी आर होता है वो 2u के इक्वल होता है, तो वी आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू 25, दैट इज वी आर इक्वल टू हो जाएगा 50 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। समझ गए बात को कि नहीं समझे? ठीक है, समझ गए होगे, हालांकि मैं समझ रहा हूं कि बिल्कुल समझे होगे। क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी, क्या हो गया हमारा 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, सिंपली आपको रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला ये पता होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, ठीक, अब हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ चलेंगे और उसमें हम लोग बात करेंगे। इसमें अब हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे पहले आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान से देखिए। ठीक है, टोटल हमारे पास 3 क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन के बारे में हमें इसका सोल्यूशन देखना होगा, सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद है शायद आप लोग देख चुके होंगे। ठीक है, देख चुके होंगे, देखना भी है। ठीक है, चलिए, क्या है पहला क्वेश्चन, ये कह रहा है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट strikes a plane mirror at an angle 90 degree, then angle of reflection for this ray light will be। ठीक है, अब इसके हम ऑप्शन दे रहे हैं बच्चों, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, नन ऑफ द अबव। कौन सा ऑप्शन होगा पहले के लिए? ऑब्वियस सी बात है 0 डिग्री, ऑब्वियस सी बात है 0 डिग्री, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है कि भैया एक हमारे पास प्लेन मिरर है। ठीक है, एक हमारे पास प्लेन मिरर, और इस प्लेन मिरर पे जो लाइट इंसिडेंट करे वो बिल्कुल नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है। अगर नॉर्मली इंसिडेंट करे तो हमें पता है बच्चों, इसी पे हमें क्या बनाना होगा, हमें बनाना होगा नॉर्मल रे, और ये मान लेते हैं हमारा एक नॉर्मल रे बना, तो नॉर्मल रे पे अगर इंसिडेंट रे क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए, इसी रे पे आ जाए, तो उस केस में I इक्वल टू आर इक्वल टू कितना हो जाता है 0 डिग्री। इजी है कि नहीं? बहुत ज्यादा इजी है ना? ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ देखें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट्स ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल 60 डिग्री, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये भी कर लोगे, है कि नहीं? कैसे करोगे? देखो, ये हमारे पास प्लेन मिरर है। ठीक है, प्लेन मिरर में क्या कह रहा है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर, इस प्लेन मिरर पे जब कोई भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहा है, तो ये जो एंगल बना रहा है इस प्लेन मिरर पे जब इंसिडेंट कर रहा है, तो ये बना रहा है बच्चों 60 डिग्री। आपसे पूछ रहा है बच्चों कि बताइए द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि एंगल बताना है इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। ठीक है, एक मिनट, इंसिडेंट कर रहा है ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। ठीक है, इस तरीके से प्लेन मिरर है हमारे पास। ठीक है, ये हमारा प्लेन मिरर हो गया, और इस प्लेन मिरर बच्चों लाइट इंसिडेंट किया है। ठीक है, और इसने इंसिडेंट किया तो कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इफ आई इक्वल टू 60 देन आर इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन का डिमांड क्या कर रहा है, इस डिमांड ये कर रहा है कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये वाला एंगल कितना होगा? तो भैया ये 60, ये 60, ये कितना हो गया 120 डिग्री। इजी है कि नहीं? ठीक है, इजी है कि नहीं? ये हमारा 120 डिग्री आ गया। अच्छा, अगली क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगली क्वेश्चन ये कह रहा है कि द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड फॉर, यानी कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो किसके लिए होल्ड करता है? ऑप्शन ए कह रहा है प्लेन मिरर ओनली, सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर के लिए ही वैलिड है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है, अच्छा पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया भैया, प्लेन मिरर पे तो नहीं करता है भाई, स्फेरिकल मिरर भी तो आ गया, स्फेरिकल मिरर पे भी तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वर्क करता है ना? तो प्लेन मिरर वाला तो भाई ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो ऑप्शन ही खत्म। दूसरा कह रहा है कि कॉनकेव मिरर ओनली। अच्छा, यहाँ पे वर्ड दे दिया ओनली, ओनली की वजह से गड़बड़ हो जा रहा है। कॉनकेव मिरर ओनली, ये भी गलत है। ठीक है, अगली बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर ओनली। ओहो, ये भी बात किसी कर रही है, ओनली की ही बात कर रही है। अगर ओनली की बात कर रही है तो ये भी तो भैया गलत ही हो गया, कहां सही होगा? ठीक है, लास्ट ऑप्शन जाहिर सी बात है यही सही होगा जब तीनों ऑप्शन गलत है। क्या कह रहा है? ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस,
यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए वैलिड है, इसीलिए ऑप्शन डी क्या हो जाता है बच्चों, करेक्ट हो जाता है। और अभी हमने इसके प्रीवियस वाले स्लाइड में हमने पढ़ा था कि जो आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं वो ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे क्या होते हैं, वैलिड होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग बच्चों चलते हैं अगले स्लाइड। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, एंड अब हम लोग आपसे या फिर मैं आपसे अब अगले लेक्चर में मिलूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। एंड ऐसे ही आप लोग घर पे पढ़ते रहिए और आरंभ बैच को, ठीक है, और इस डिफरेंशियल क्लासेस को एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है बच्चों, और आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं हम लोग आपके अगले लेक्चर में।